देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। राजस्थान में नहीं हो रही बाजरे की एमएसपी पर खरीद, किसानों को हो रहा 1000 रुपए का नुकसान। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल बन रहा सब्जियों का निर्यात हब, खाड़ी देशों में बढ़ी मांग। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी, खेती से जुड़ी मशीनों पर मिल रही है 50% की छूट। राजस्थान में बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने से किसान काफी परेशान हैं। किसानों का कहना है कि एमएसपी पर खरीद नहीं होने से उन्हें प्रति क्विंटल 900 से 1000 रुपए तक का नुकसान हो रहा है। किसानों की नाराजगी के बाद ये मुद्दा अब गर्मा रहा है, क्योंकि पड़ोसी राज्य हरियाणा में न केवल बाजरे की खरीद हो रही है, बल्कि बाजरा उत्पादक किसानों को मूल्य अंतर भी दिया जा रहा है। राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो देश में कुल बाजरा का आधा उत्पादन करता है। लेकिन राज्य सरकार ने अब तक एमएसपी पर इस फसल की खरीद शुरू नहीं की है। बाजरा का एमएसपी 2250 रुपए है और बाजरा की खेती में लागत 1549 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि किसानों को उनकी उपज के लिए 1100 रुपए से 1300 रुपए ही मिल रहा है। इस तरह एमएसपी की तुलना में नुकसान लगभग 1000 रुपए प्रति क्विंटल है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर साल उठता है, लेकिन कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की, इसे हल करने को तैयार नहीं है। किसानों की नाराजगी का एक कारण ये भी है, पिछले साल तक राजस्थान के किसान बाजरे की फसल बेचने के लिए हरियाणा जाते थे, लेकिन इस साल हाल में नीति में बदलाव के बाद बाहरी किसान हरियाणा में अपनी फसल नहीं बेच सकते, क्योंकि हरियाणा की सरकार किसानों को बाजार मूल्य और एमएसपी के बीच का अंतर भी दे रही है। वहीं यहाँ किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार खरीद के लिए तैयार है, लेकिन राज्य सरकार सहमति पत्र नहीं भेज रही है और हजारों किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि यदि राज्य सरकार ने पीडीएस में बाजरा शामिल किया तो केंद्र सरकार राज्य के लिए गेहूं के कोटे में कटौती करेगी और सरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि बाजरा की खपत राज्य के पश्चिमी हिस्से तक सीमित है और ज्यादातर सर्दियों में सेवन किया जाता है। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र सब्जियों के निर्यात हब के रूप में अब अपनी पहचान बना रहा है। यहाँ की सब्जियां कई देशों में भेजी जा रही हैं। इससे जहाँ किसानों को फायदा हो रहा है, तो वहीं सरकार की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय प्रभारी सीबी सिंह ने कहा है कि निर्यात की जा रही सब्जियों में भिंडी, मीठी लौकी, नुकीला लौकी, IBY लौकी और जिमीकंद शामिल है। पिछले साल वाराणसी से अप्रैल में 3 मीट्रिक टन और जून में 1 मीट्रिक टन से अधिक लंगड़ा आम लंदन भेजा गया था। इसके अलावा निर्यातकों ने जून 2020 में APED की मदद से चंदौली जिले के किसानों से 80 मीट्रिक टन काला नमक चावल भी खरीदा, जिसे उत्तर प्रदेश के चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल के निर्यात से जुटाए गए लगभग 68 लाख रुपए सीधे 152 किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिए गए। इसके अलावा चंदौली के प्रसिद्ध काला नमक चावल के 12 मीट्रिक टन सहित 532 मीट्रिक टन क्षेत्रीय चावल दिसंबर 2020 में कतर को निर्यात किया गया था। इसका फायदा ये है कि किसान अब बिचौलियों की भागीदारी के बिना सीधे खाद्य पदार्थों का निर्यात कर रहे हैं, जिससे उन्हें व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए अधिक वित्तीय लाभ मिल रहा है। किसान FPO किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से अपनी कृषि उपज का निर्यात कर रहे हैं। FPO किसानों को प्रशिक्षण की सुविधा भी देता है और उन्हें अच्छे बीज और उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराता है। आपदा और प्राकृतिक आपदाओं के समय में उन्हें पर्याप्त मुआवजा भी प्रदान किया जाता है। इसको और बढ़ावा देने के लिए और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए जुलाई 2020 से अधिक FPO को निर्यात लाइसेंस दिए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके और किसानों की आय दोगुनी हो सके। अब उत्तर प्रदेश में किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2021 को लॉन्च किया है, जिसके तहत किसानों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई योजना उन किसानों के लिए बहुत अच्छी है जो खेती तो करना चाहते हैं, परंतु उन्नत तकनीकों के अभाव में खेती नहीं कर पाते हैं।
इस सब्सिडी योजना के तहत सरकार खेती में इस्तेमाल होने वाली कृषि मशीनरी खरीदने पर किसानों को 50% तक सब्सिडी देती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कृषि में सुधार और बढ़ावा मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को टोकन जनरेट करना होता है। ऑनलाइन टोकन जनरेट करने के लिए सबसे पहले यूपी सरकार की कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट upagriculture.com पेज खुलने पर आपको सब्सिडी योजना का पेज दिखेगा। फिर टोकन प्राप्त करने वाले विकल्प पर आप क्लिक करें। इसके बाद यंत्र का टोकन दिखाई दे जाएगा। सब्सिडी योजना के अनुसार कृषि मशीन टोकन का चयन कर सकते हैं। इसके बाद जिले का चयन करना होगा और पंजीकरण संख्या दर्ज करनी होगी। पूरी जानकारी भरने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करें, जहां पर आवेदक को उपकरण का चयन के लिए कहा जाएगा। फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके लिए मोबाइल नंबर डालना होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपके मोबाइल पर बुकिंग कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कैथल जिले में धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीदने के कुछ मामलों पर कड़ा संज्ञान लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री कमलेश ढांडा ने डीसी प्रदीप दहिया से पूरे धान खरीद पर चर्चा की और जल्द ही विभागीय अधिकारियों, मिलर्स और आढ़तियों के साथ बैठक करके इस मामले की जांच करके तुरंत कार्यवाही करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि खेत से मंडी तक फसल लेकर पहुंचे किसान की फसल को सरकार द्वारा तय दर नहीं देना उनकी मेहनत के साथ खिलवाड़ है। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आयात शुल्क कम करने की सरकार के फैसले के बाद विदेशों में खाद्य तेलों के भाव बढ़ा दिए गए हैं, जिससे स्थानीय कीमतों में सुधार हुआ है। दूसरा ये कि सरकार ने आयात शुल्क मूल्य में भी वृद्धि की है। विदेशी बाजारों में तेल तिलहन के भाव मजबूत होने से दिल्ली में शुक्रवार को सरसों, सोयाबीन, सीपीओ, पामोलिन तेल जैसे कुछ तेल तिलहनों के भाव मजबूत हो गए हैं। इसके तहत सीपीओ पर 45 रुपए क्विंटल, पामोलिन पर 85 रुपए क्विंटल और सोयाबीन डिगम तेल पर 26 रुपए क्विंटल की वृद्धि की गई है। सूत्रों ने कहा है कि मलेशिया एक्सचेंज की तेजी की वजह से सीपीओ और पामोलिन तेल कीमतों में भी सुधार आया है। वहीं आयात शुल्क में कमी किए जाने से सरसों पर कोई खासा असर नहीं पड़ा है, क्योंकि इस तेल की मांग है और इसका कोई विकल्प नहीं है। किसानों की सहूलियत को देखते हुए हरियाणा सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को 17 अक्टूबर तक के लिए खोल दिया है, ताकि रजिस्ट्रेशन से वंचित किसानों की भी समस्या का समाधान हो जाए, जबकि इसकी अंतिम तारीख 15 अक्टूबर तक ही थी। अगर आपको धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग और कपास को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचना है तो आपके पास केवल 2 दिन का ही समय है। इस पोर्टल पर हर हाल में रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसके बिना आप सरकारी रेट पर अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे। तारीख बढ़ाने का फैसला मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक के दौरान लिया है। दरअसल इस पोर्टल पर किसानों का रजिस्ट्रेशन इसलिए अनिवार्य किया गया है ताकि पता चले कि किसने कितनी जमीन पर किस फसल की बुआई की है। रजिस्ट्रेशन न होने पर कोई भी व्यक्ति किसान बनकर फसल बेच सकता है। वो असली किसानों से सस्ते में फसल खरीदेगा और सरकार को एमएसपी पर बेचकर मुनाफा कमा लेगा। सरकार ने इस धोखाधड़ी से बचने के लिए ये पोर्टल बनाया है। दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।